So right now we are talking about accommodation. If I say, if you travel to Mumbai, okay, Mumbai is a very big city. If you travel to Mumbai from your native for a job, और आपको वहां पे रहने के लिए घर नहीं है, and your employer is giving you home, a 2 BHK home, बहुत अच्छा घर दिया आप लोगों को क्योंकि आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल हो. A employer providing you 2 BHK home in Mumbai, तो उसका जब मैं आपको बोलता हूँ वैल्यू करना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं हाँ सर मुंबई में तो 2 करोड़ का घर का रेट चालू है, तो 200 लाख का वैल्यू ले लो. क्या एम्प्लॉयर ने आपके नाम पे कर दिया ये घर? बोलो, क्या आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है एम्प्लॉयर आप जॉब करने चालू हो गए तो? नहीं. तो सर ये 200 लाख वगैरह ऐसा वैल्यू की बात मत करो. ये वैल्यू ऐसा कौन निकालता है? ऐसा वैल्यू थोड़ी ना, क्या आपको गिफ्ट थोड़ी ना क्या दिया है घर, आपको यूज करने दिया है अकोमोडेशन. जब तक आप मुंबई में हो, जब तक आप उस एम्प्लॉयमेंट में हो, तब तक आपको ये यूज करने दिया जाएगा. सर हाँ, तो यूज का वैल्यू हमें निकालना है. तो यूज का हमें वैल्यू निकालना होता है अप्रैल से लेके मार्च के इस पीरियड में जितना भी आपने यूज किया होगा. अगर आपने 12 मंथ के लिए यूज किया तो 12 मंथ का वैल्यू निकालेंगे. अगर आपने 12 मंथ के लिए नहीं, आपने खाली 5 मंथ के लिए यूज किया तो 5 मंथ का वैल्यू निकालेंगे. आपने 7 मंथ के लिए यूज किया तो 7 मंथ का वैल्यू निकालेंगे. जितना आपने एक्चुअल में यूज किया है, एक्चुअल यूज जितना किया है उतने पीरियड का वैल्यू निकालना पड़ेगा. उतने पीरियड का वैल्यू निकालने का मैकेनिज्म मैं आप लोगों को रूल नंबर 3 से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना. तो मैं आपको एनुअल वैल्यू पढ़ा रहा हूँ. एनुअल वैल्यू मतलब टू बी वेरी प्रिसाइज रिलेवेंट पीरियड का वैल्यू पढ़ा रहा हूँ. और रिलेवेंट पीरियड मतलब पीरियड फॉर विच द अकोमोडेशन वाज एक्चुअली यूज्ड बाय द एम्प्लॉई. तो ये बात हो रही है हमारी. सर यूजुअली जो आपने सुना होगा कभी ना कभी प्रैक्टिकल लाइफ में, अरे उसके पापा या ये हमारा फ्रेंड है जो पुलिस क्वार्टर्स में रहता है, या SBI क्वार्टर्स में रहता है, या ICICI बैंक क्वार्टर्स में रहता है. क्वार्टर्स करके आपने वर्ड सुना होगा ना, क्वार्टर्स. हाँ. सुना है ना आपने क्वार्टर्स. तो क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है कि सर हमारे जो कुछ फ्रेंड्स वगैरह है उनके पेरेंट जॉब करते किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने उनको रहने के लिए घर दिए. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन देती है ना SBI क्वार्टर्स वगैरह, ये खाली घर देती है, तो इसको बोला जाता है रेंट फ्री अनफर्निश अकोमोडेशन. तो जो अकोमोडेशन का परक्यूजिट है उसमें 5 टाइप्स के परक्यूजिट आते हैं. 5 टाइप्स का आपको अकोमोडेशन दिया जाएगा. उसमें का टाइप 1 है रेंट फ्री अनफर्निश अकोमोडेशन. रेंट फ्री का मतलब होता है आपको 1 रुपए का भी रेंट नहीं देना है, और जो अकोमोडेशन दिया है खाली आपको वॉल्स और घर दिया हुआ है, आपको फर्नीचर नहीं दिया गया है, अनफर्निश्ड है. तो इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? इसका वैल्यूएशन करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि एम्प्लॉय अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है ना. गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नियम अलग है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नियम अलग है. अगर एम्प्लॉय आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, अगर आपका एम्प्लॉय कौन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर होगा, सुनो मेरी बात बहुत अच्छे से, इफ योर एम्प्लॉय इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो देखो यहाँ पे वैल्यूएशन एकदम सिंपल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इज इक्वल टू लाइसेंस फी. जो भी लाइसेंस फी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया अकॉर्डिंग टू रैंकिंग ऑफ द एम्प्लॉयज, उनके लिए लाइसेंस फी जो होता है वो टैक्सेबल हो जाएगा. लाइसेंस फी विल बिकम टैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. याद रखो ये टर्मिनोलॉजी, आपको वैल्यूएशन करना ही नहीं है. लाइसेंस फी आपको एग्जाम में प्रोवाइड किया जाएगा, आपको खाली वो लाइसेंस फी यूज करके मल्टीप्लाई करना है. मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको इसका. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो 2 बातें होती है. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो 2 बातें होंगी यहाँ पे. या तो हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, या हाउस इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर. हाउस इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर. या तो एम्प्लॉयर ने ये खुद का घर लिया होगा, या तो एम्प्लॉयर का भी खुद का घर नहीं है, तो एम्प्लॉयर ने हायर पे लेके आप लोगों को यूज करने दिया. ये 2 सिचुएशन थे. अगर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर होगा तो पहले उसका मैं लॉ आपको पढ़ा देता हूं. हायर्ड बाय एम्प्लॉयर का लॉ ये ऐसा होता है कि सर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट यहाँ पे कितना होना चाहिए था पता है? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट शुड बी हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर होना चाहिए था ना, कि भैया आपने जितने रेंट भरा उतना चार्जेस होना चाहिए था. आर यू गेटिंग दिस? हाँ. मेरा एम्प्लॉयर अगर मेरे लिए 25,000 का रेंट पर मंथ भरता है तो उतना मेरा परक्यूजिट हो गया, हायर चार्जेस. लेकिन मैंने अपने एम्प्लॉयर को नहीं बोला था कि मुझे 2 BHK का रिक्वायरमेंट है. मैंने नहीं बोला था कि मुझे प्राइमरी लोकेशन पे चाहिए. मैंने नहीं बोला था कि मेरे घर में स्विमिंग पूल होना चाहिए. मैंने ये बोला नहीं था.
मुझको अगर 1 BHK का भी रूम देता, 1 रूम किचन भी दे देता तभी भी चल जाता, इतना एक्सपेंसिव रूम की मुझको जरूरत नहीं थी। मुझे बताओ, अगर आप एक रैशनल एम्प्लॉय हो, आप अगर एक रैशनल एम्प्लॉय हो, तो आप अपने सैलरी का, मान लेता हूं कि आपके आगे जाके फ्यूचर में सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ होगी, जो होनी ही है अगर आप पास हो जाते हो तो 1 लाख रुपए पर मंथ अगर आपकी सैलरी होगी, तो आपकी सैलरी का कितना परसेंटेज अ रैशनल एम्प्लॉय शुड स्पेंड ऑन रेंट। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम मतलब क्या लगता है आपको, रैशनली आपको कितना खर्चा करना चाहिए आपको सैलरी का। 1 लाख रुपए की सैलरी, आपका मंथली रेंट कितना होना चाहिए, आप बताओ ना, अमाउंट में बता दोगे 10%, तभी भी चलेगा। 10%। 10,000 होना चाहिए, 10 से 15,000 तक चलेगा ना। ऐसे नहीं कि 1 लाख का पगार है तो 60,000 का रेंट भरोगे, ऐसे तो नहीं होगा, राइट। नहीं। तो हमने बोला सर रैशनली हम 15%, रैशनली हम 15% तक एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि सर आपने मुझको 30,000 के रेंट का रूम दिया हुआ है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, आप मुझे 10-15 हजार का रूम भी दे देते तभी भी चल जाता। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं, रोना रोना बंद कर दो, हायर चार्जेस और पावर ऑफ हो गया, पावर ऑफ हो गया, नेटवर्क जाएगा,